सभी को नमस्ते। कल हमने वर्ण विचार की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हमने स्वरों के बारे में, उनके भेदों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम वर्ण विचार में और व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। तो जैसे कल हमने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनको हमने 4 भागों में बांटा था: स्वर, व्यंजन, अयोगवाद ध्वनि, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। कल हमने स्वर की परिभाषा और उसके भेदों का अध्ययन किया था, और स्वर में हमने ये पढ़ा था कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु अबाध गति से बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जबकि व्यंजनों के उच्चारण में वायु है वो बाधित होकर बाहर निकलती है, अर्थात किसी न किसी मुख अवयव से टकराकर वो बाहर निकलती है, इसलिए उन्हें व्यंजन ध्वनि कहते हैं। तो यानी व्यंजन की क्या परिभाषा हुई? वे ध्वनि जिनके उच्चारण में वायु बाधित होकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी वे ध्वनि जिनके उच्चारण में वायु बाधित होकर या टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? व्यंजन ध्वनि कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि स्वरों को स्वतंत्र ध्वनि कहा जाता है, परंतु जो व्यंजन हैं उनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। यानी व्यंजनों का जो उच्चारण है वो किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से होता है। और जो स्वर है वो मात्रा के रूप में किसके साथ जुड़ा होता है? व्यंजन के साथ। तो हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और मात्राएं कितनी होती हैं? 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो हमें ये ध्यान रखना है, यदि किसी व्यंजन पर हलंत भी नहीं लगा है और कोई मात्रा भी नहीं लगी है, तो उसमें कौन सा स्वर माना जाएगा? ए स्वर माना जाता है। तो हम व्यंजनों को क्या कहेंगे कि व्यंजन परतंत्र ध्वनि है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। और स्वर मात्रा के रूप में किसके साथ? व्यंजन के साथ लगा होता है। स्वर मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ लगा होता है। कल ये हमने पढ़ लिया था कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 33 स्वर। हिंदी में कुल 33 स्वर होते हैं
और जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो आता है व्यंजन के भेदों से। तो अगली हेडिंग हमें डालनी है व्यंजनों के क्या बताओ भेद। व्यंजनों के भेद। सबसे पहले जो हम व्यंजनों का भेद पढ़ेंगे वो है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। एक तो होते हैं घोष व्यंजन और दूसरे होते हैं अघोष व्यंजन। घोष का ही दूसरा नाम सघोष भी है। कई बार पूछ लिया जाता है घोष का विलोम क्या होता है, तो घोष का विलोम होता है क्या अघोष। घोष और सघोष इसका मतलब एक ही है। तो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भेद होते हैं, एक तो घोष व्यंजन और एक क्या होता है अघोष व्यंजन। घोष का मतलब तो ये होता है कि वे ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम क्या कहेंगे घोष ध्वनि कहेंगे। और वे ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहेंगे अघोष ध्वनि कहेंगे। तो इस तरह से हम व्यंजनों को दो भागों में बांटते हैं, घोष और क्या बताओ अघोष। तो सबसे पहले अपन इन व्यंजनों को दो भागों में बांटा। एक तो होते हैं घोष व्यंजन और एक क्या होते हैं अघोष। तो इसके लिए हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले अपन व्यंजन लिखेंगे कै ख ग घ, और ये ण नहीं होता, ये ङ होता है इसका उच्चारण क ख ग घ और ङ। दूसरा होता है वर्ग हमारा च छ ज झ और य। इसका उच्चारण क्या होता है य, छ छ ज ज य। फिर ट ठ ड ढ और ण। त थ द ध और न। प फ ब भ म य र ल व श श स और है। ये हमारे 33 व्यंजन हैं। इनको हमें दो भागों में बांटना है, घोष और अघोष। तो वैसे तो स्वर तंत्री में कंपन के हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन परीक्षा में हमें किस तरह याद रखना है, तो उसका सीधा सा तरीका यह है कि हमें कोई सा भी एक याद करना है। तो इसके लिए हम एक बात याद करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है अघोष, तो हम अघोष ध्वनियों को याद करेंगे। और अघोष ध्वनियों को याद रखने का जो सीधा सा तरीका है वो ये है कि ए का मतलब आपको समझना है एक, और गो का मतलब समझना है दो, प्लस करेंगे तो कितना हो गया 3 और बचा से। फिर से समझो, ए का मतलब क्या है एक और घो का मतलब दो, वैसे याद कर लेंगे घो और दो। ए का मतलब एक और घो का मतलब दो, और दो रे कितने हो गए 3, यानी 3 और बचा क्या बताओ से। तो अब इस एक का जो मतलब है वो अपन को निकालना पड़ेगा कि एक का मतलब हो गया पहला, दो का मतलब क्या हो गया दूसरा, और 3 से का मतलब तीनों
शय, ये अघोष होते हैं। यानी अघोष ध्वनि क्या होती है? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का क्या बताओ? पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और क्या बताओ? दूसरा वर्ण तथा तीनों से, ये घोष ध्वनि होती है। सॉरी, अघोष। एक ऐसी ध्वनि है अघोष, यानी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों से बराबर क्या हो गए? अघोष। तो घोष में क्या आएगा? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और यर लेवे है, ये किस में आएंगे? घोष में। तो इस तरह से हम आसानी से याद रख सकते हैं। हमने अघोष को याद किया है, तो फिर से देखो, अघोष में ए का मतलब क्या होता है? एक। एक से हमने क्या अर्थ लिया? पहला। जब ए का मतलब एक, तो घो का मतलब दो, और दो का मतलब क्या लिया? दूसरा। बचा कौन? से। दो रे कितने हो गए? तीन। बचा क्या? से। तो तीनों से, अर्थात वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों से बराबर क्या होते हैं? अघोष। और घोष में क्या होगा? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये रह ले वह है, ये क्या होंगे? घोष। तो हम इनको इस प्रकार लिख लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या बताओ? घोष ध्वनि। घोष ध्वनि तो इसकी जो परिभाषा क्या होगी कि वे ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, उन्हें घोष या सघोष ध्वनि कहते हैं। अब हमने अघोष को याद किया, तो अघोष में क्या था? पहला और दूसरा वर्ण और तीनों से। बाकी जो भी ध्वनि बचेंगी वो सारी किस में आ जाएंगी? घोष ध्वनि में। किस में आ जाएंगी? घोष में। तो इसमें कौन आएगा? इसमें पहला दूसरा उधर गया, तो इधर कौन बचा? वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं ये, रे, ले, व और क्या है आते हैं। तो ये जो ध्वनि हुई हमारी, कौन सी ध्वनि हुई? घोष ध्वनि। क्योंकि उधर अघोष में कौन थे? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों से। तो अब हम लिखेंगे दूसरी जो ध्वनि हमारी, वो कौन सी है? अघोष। अघोष ध्वनि। तो नाम से मैंने आपको याद करा दिया है कि जैसा नाम है उसी के अनुसार याद करना है। तो अघोष ध्वनि का मतलब वे ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण व से आते हैं।
तो इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि घोष में तो कौन से व्यंजन आते हैं और अघोष में कौन से। तो हमें अघोष को रटना है, अघोष को हम याद करेंगे क्योंकि उसमें कम वर्ण भी आते हैं और जैसा उसका नाम है वैसा हमें याद हो जाएगा। अघोष ध्वनि को बताओ फिर से कैसे याद रखेंगे। ए का मतलब क्या है? एक, एक का मतलब पहला, को का मतलब दो अर्थात दूसरा, और तीनों से। ये कैसी ध्वनि होती है? अघोष ध्वनि। कैसी ध्वनि होती है? अघोष। ठीक है, इस तरह से हमने एक व्यंजनों का पहला भाग पढ़ लिया है, स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो एक तो घोष व्यंजन होते हैं और एक क्या होते हैं? अघोष। एक नोट डालना है, समस्त स्वर। तो समस्त स्वर क्या होते हैं बताओ। देखो हमने अघोष को याद किया है, तो जो अघोष में आ गया तो वो तो अघोष में, और बाकी सारे किसमें? घोष में। तो समस्त स्वर क्या होते हैं बताओ? घोष। यानी समस्त 11 स्वर जो हैं वो कैसे व्यंजन कहलाएंगे? घोष व्यंजन कहलाएंगे। तो समस्त स्वर क्या होते हैं? घोष ध्वनि होते हैं। समस्त स्वर कैसी ध्वनि होते हैं? घोष ध्वनि होते हैं। तो ये हमारा पहला विभाजन था व्यंजनों का स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। दूसरा हम भेद पढ़ेंगे, वो इस प्रकार है कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो प्राण वायु के आधार पर भी अर्थात इस आधार पर भी व्यंजनों के दो भेद होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम मात्रा में वायु निकलती है उन्हें तो कहते हैं अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है उन्हें कहेंगे हम क्या बताओ? महाप्राण। तो यानी प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के हमने दो भेद किए, एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण। अब हम कैसे इन ध्वनियों को याद रखें कि परीक्षा में हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, तो इधर ध्यान से समझोगे। सबसे पहले हमें व्यंजन निकले पड़ेंगे 33, कै, ख, ग, घ और ङ। च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ और ण। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं। फिर है य, र, ल, व और श, स और है। तो कहने का मतलब यह है कि प्राण वायु के आधार पर हमने व्यंजनों के दो भेद किए थे, अल्प प्राण और महाप्राण। वैसे हम देखें तो जिनमें कम वायु निकलती है अल्प प्राण, जिनमें ज्यादा वायु बाहर निकलती है वो महाप्राण।
तो वैसे भी हम समझ सकते हैं कि देखो उच्चारण करना है क और इसका करेंगे तो खे, तो यानी कैसे ज्यादा हवा किस में निकलती है, खे में निकलती है, ग और घ और ग, तो अर्थात दूसरा और चौथा। इनमें पहले और तीसरे और पांचवे के बजाय क्या बताओ, ज्यादा वायु बाहर निकलती है, क्योंकि उच्चारण में समय लग रहा है, तो समय लग रहा है, ध्वनि ज्यादा है, तो वायु क्या है बताओ, ज्यादा बाहर निकलेगी। तो यानी प्रत्येक वर्ग का क्या बताओ, दूसरा और चौथा क्या होता है बताओ, महाप्राण, और पहला, तीसरा और पांचवा कैसा होता है, अल्प प्राण। एक इसका दूसरा तरीका भी है, आप जो परीक्षा में अच्छी तरह से याद रखते हो, ऐसे तो हमें बोलकर देखने ही देखने हैं, ये तो समझने के लिए, लेकिन हमें तो केवल ये चाहिए कि भाई परीक्षा में हमारा प्रश्न गलत नहीं हो, क्योंकि ये वर्ण विचार है, इसको यदि हम चाहें तो जिस तरह मैंने आपको बताया है, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसके लिए आप सीधा सा जो फार्मूला है वो ये अपना सकते हो कि जो ये महाप्राण है, इसको यदि हम अंग्रेजी में उच्चारण करेंगे तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, महाप्राण, अर्थात इसमें क्या गया, एच आया है, क्या आया है, एच। अब इधर देखो, अगर हम क का उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, के ए, और अंग्रेजी में इसका करेंगे तो के एच, इसका मतलब इसमें क्या आ गया, एच आ गया, क्या आ गया, एच। ऐसे ही अपन ग का अंग्रेजी उच्चारण करेंगे तो जी ए, और घ का करेंगे तो क्या होगा, जी एच ए, और इसका तो एन होता ही है। तो इसका मतलब महाप्राण में भी एच आ रहा है, और दूसरे और चौथे वर्ण में भी क्या आ रहा है बताओ, एच आ रहा है। तो यानी एक तो कौन सा बताओ, दूसरा वर्ग का दूसरा अक्षर, और एक क्या है बताओ, वर्ग का क्या बताओ, चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का क्या बताओ, दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, महाप्राण। हमें ज्यादा सबकी अंग्रेजी करने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर से ही लगा लेंगे। तो ये पांचों वर्गों का काम तो हो गया। अब हमारा नीचे बचा, यर लेवे में तो कहीं एच आता नहीं है, हाँ इनका उच्चारण करेंगे श, तो इसमें एच आता है, इसमें भी आता है तो है ही एच। अब इनमें थोड़ा ध्वनियों में अंतर है, लेकिन जब एक में आ रहा है तो पूरी की पूरी लाइन को ही ले लेंगे, हमें तो याद रखना है कि भाई इनका उच्चारण करते हैं तो एच आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ग का क्या बताओ, दूसरा और क्या बताओ, चौथा वर्ण तथा श और है, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो हमको केवल इससे इतना ही याद रखना है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखना है कि इधर एच आ रहा है, वर्गों में चलेंगे तो दूसरे और चौथे में आ रहा है, ये ले में आता नहीं, हाँ से में आता है। तो बस एक ही लाइन से आप देख लेना, सबका अंग्रेजी बनाने की जरूरत नहीं, हो सकता है किसी में नहीं भी आता हो, जैसे इसमें नहीं आता से में, लेकिन उससे हमें ध्यान नहीं, हमें केवल याद रखना है कि एक तो दूसरा और चौथा वर्ण तथा से है, ये क्या होते हैं, महाप्राण। तो बाकी बचे वो क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण। तो अल्पप्राण में कौन हो जाएगा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये लेवे है, ये लेवे, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण, क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण। तो अब इनको अपन इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या बताओ, अल्पप्राण। तो अल्पप्राण क्या हुआ, परिभाषा होगी कि वे ध्वनि जिनके उच्चारण में कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन्हें अल्पप्राण ध्वनि कहते हैं। अब हमने याद किसको किया है, महाप्राण को, और महाप्राण में कौन से आते हैं, दूसरा और चौथा, स और है, ये क्या होते हैं, महाप्राण। तो अल्पप्राण में कौन बचा, वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण,
एवं य रे ले व अल्प प्राण होते हैं। तो ये अल्पप्राण ध्वनि हुई वे ध्वनि जिनके उच्चारण में कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? अल्पप्राण। अब दूसरा नाम किसका है? महाप्राण। वे ध्वनि जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण ध्वनि कहते हैं। इसमें वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण एवं स, श और है आते हैं। तो इस तरह से ये हमारा व्यंजनों का दूसरा विभाजन हुआ प्राणवायु के आधार पर, और व्यंजनों के दो भेद होते, अल्पप्राण और क्या? महाप्राण। महाप्राण ध्वनियों को हमें याद करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि भाई महाप्राण को हम उच्चारित करते हैं अंग्रेजी में तो क्या? MAHA। अब हमें वही ध्वनि लेनी है जिनके उच्चारण में HA आता है। सभी ध्वनियों का हमें अंग्रेजी अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। पहले हम वर्गों में चलेंगे तो कै वर्ग में अपन चलते हैं, तो कै का तो क्या बनता है? KA, जबकि ख का बनता है क्या? KHA। इसलिए ख कौन सा अक्षर है? दूसरा। गै का क्या बनता है? GA, और घ का क्या बनता है? GHA। तो प्रत्येक वर्ग का क्या हो गया? दूसरा और चौथा वर्ण। तथा नीचे से आएंगे तो ये में तो कोई चांस ही नहीं है। चांस है तो किसमें? से और है में। तो उन चारों को हम किस में रख देंगे? महाप्राण में। तो महाप्राण में क्या हुआ? वर्ग का क्या बताओ? दूसरा व चौथा वर्ण एवं क्या बताओ? से है। ये किस में आते हैं बताओ? महाप्राण ध्वनि में आते हैं। अगला हम जो भेद पढ़ेंगे नंबर 3, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के आठ भेद होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के क्या होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो मैंने आपको यही बताया था कि भाई ध्वनि कैसे निकलती है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो ध्वनि है वो इस प्रकार निकलती है कि हमारे यहाँ से प्राणवायु है, और कल मैंने आपको समझाया था कि स्वरों में तो वो वायु है वो अबाध गति से बाहर निकल जाती है, जबकि व्यंजनों में वो वायु क्या बताओ? टकरा कर बाहर निकलती है। तो जब टकरा कर बाहर निकलती है जिन ध्वनियों में, उन ध्वनि को हम क्या कह देते हैं? व्यंजन ध्वनि। तो इस प्रकार वायु टकरा कर बाहर निकलती है। तो सबसे पहले जो वायु टकराती है जिस स्थान से, उस स्थान को बोलते हैं कंठ। यानी सबसे पहले जो वायु टकराती है वो किससे टकराती है? कंठ से। दूसरा कंठ से थोड़ा आगे होता है, उस स्थान को अपन बोलते हैं तालु। तो कंठ के बाद हवा किससे टकराती है? तालु से। फिर तालु के बाद जो अगला स्थान आता है वो आता है मूर्धा। हवा मूर्धा से नहीं टकराती, लेकिन जीभ से टकराती है, और जीभ किसको छूती है? मूर्धा को।
तो जब जहां से हवा टकराएगी वहीं से क्या है बताओ, व्यंजन है उनकी उत्पत्ति होती है। तो पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद क्या है बताओ, मूर्धा, और मूर्धा के बाद दंत, मूर्धा के बाद क्या आएगा, दंत आएगा, और दंत के बाद लास्ट हवा टकराती है किससे बताओ, ओष्ठ से। अर्थात 5 मुख अवयवों से क्या है बताओ, हवा टकराकर बाहर निकलती है। तो सबसे पहले क्या है बताओ, नीचे से चलना है। पहला क्या है, कंठ, कंठ के बाद क्या है, तालु, तालु के बाद क्या है, मूर्धा, मूर्धा के बाद क्या है, दंत, और दंत के बाद क्या है, ओष्ठ। तो सबसे पहले हमें कै का मिलान कैसे करना है, यानी कै वर्ग, जो हमारा कै वर्ग है, तो इसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे कंठे व्यंजन, कंठे व्यंजन, और इसमें लेंगे अपन कै वर्ग को, यानी कैसे कै का मिलान करेंगे। तो कंठे व्यंजन कौन से हो जाएंगे, कै वर्ग, और कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, कै, खे, गे, घे और ङे, यानी उनका उच्चारण क्या हो गया, कंठ। अब उसी क्रम से चले जाएंगे। बताओ कंठ के बाद क्या जाएगा, तालु, तो जिनका उच्चारण तालु से होगा उन्हें क्या कहेंगे हम, तालव्य व्यंजन। क्या कहेंगे, तालव्य व्यंजन। कंठ के बाद तालु, कै वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा, चै वर्ग। तो इसमें कौन कौन आएंगे, चै, छै, जय, जय और ये। तालु के बाद क्या है बताओ, मूर्धा, और जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा उन्हें हम कहेंगे क्या बताओ, मूर्धन्य व्यंजन। क्या कहेंगे, मूर्धन्य व्यंजन। तो चय वर्ग के बाद कौन सा आएगा, ट वर्ग, और ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर होते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण। मूर्धा के बाद क्या है, दांत, और जिनका उच्चारण दांत से होगा उन्हें हम क्या कह देंगे, दंते व्यंजन। क्या कहेंगे, दंते व्यंजन। और इसमें कौन सा वर्ग आ जाएगा, तय वर्ग आ जाएगा। कौन सा वर्ग आ जाएगा, तय वर्ग। और इसमें कौन से हैं, तय, थ, द, द और न। और दंत के बाद मैंने आपको बताया था कि लास्ट आता है ओष्ठ, और जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें हम कह देंगे क्या, ओष्ठे व्यंजन। और इसमें कौन सा वर्ग आ गया हमारा, पै वर्ग। और पै वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, वही 5, पै, फै, बै, भै और मैं। तो यानी ये हमारे वर्गों का काम तो आसानी से हो गया। वर्गों में हमें यही ध्यान रखना है कि भाई कैसे स्टार्ट करना है, उधर कंठ और इधर कै वर्ग, फिर क्रम से चलते आएंगे। ठीक है, चय वर्ग किस में आ जाएगा, ताल्यव में। टय वर्ग किस में आ जाएगा, मूर्धन्य में। तय वर्ग किस में आ जाएगा, दंते में। और पै वर्ग किस में आ जाएगा, ओष्ठ में। अब हमारे पास जो व्यंजन बचे वो ये बचे हैं, य, र, ल, व, और कौन, श, स, स और है। यानी ये व्यंजन हमारे पास बचे हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये याद करना है, सबसे पहले सहों को याद करेंगे। देखो ये स जो है ये तालव्य है, ये स कौन सा है, मूर्धन्य है, और ये कौन सा स है, दंते से। ध्यान रखना फिर से, ये कौन सा है बोलो, तालव्य। ये कौन सा है, मूर्धन्य। ये कौन सा है, दंते। ये कौन सा है, मूर्धन्य। ये क्या है, तालव्य, और ये क्या है, दंते। तो ये तीनों से आपको अच्छी तरह समझने, यानी इस से को हम तालव्य से बोलते हैं, इसको मूर्धन्य बोलते हैं, इसको दंते। अब एक के साथ एक फ्री है, यानी ये से तालव्य है तो ये भी तालव्य है, तो ये क्या हो गए, दोनों तालव्य। और तालव्य की लाइन तो ये है, तो यानी ये और से किस में आ जाएंगे, च वर्ग वाले लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि वो कैसी ध्वनि है, तालव्य ध्वनि। और ये से कैसे बताया था, मूर्धन्य, तो इसके साथ रे भी क्या है, मूर्धन्य, तो ये रे और से कहां जाएंगे, मूर्धन्य वाली लाइन में आएंगे। और ये से दंते, तो इसके साथ क्या है बताओ, ले भी दंते है, अतः ले और से कहां जाएंगे, दंते वाली लाइन में आ गए। ठीक है, अब हमारे पास दो वर्ण बचे, कौन बताओ, वह और है। तो देखो
वह जो है इसका हमें अलग से ही नाम देना है, और जो वह होता है उसे हम बोलते हैं दंतोष्ठ, यानी इसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, दंतोष्ठ। और इसमें एक ही आता है, वो कौन सा है, वह। अब हमारे पास है बचा। तो देखो, है को वैसे तो कंठे ध्वनि में ही माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे एक अलग नाम दिया है, और वो दिया है स्वर यंत्र मुखी। क्या नाम दिया है, स्वर यंत्र मुखी। अब ये थोड़ा कंठ से आगे होता है, इसलिए बाद में नाम दिया गया है। अतः है कंठे भी है, लेकिन अगर विकल्प में स्वर यंत्र मुखी भी आता है और कंठे भी आता है, और दोनों में से एक करना हो, तो फिर आपको इसको क्या करना है, स्वर यंत्र मुखी करना है। क्या करना है, स्वर यंत्र मुखी करना। और स्वर यंत्र मुखी यदि विकल्प में नहीं है तो फिर है क्या हो जाएगा, कंठे। तो यानी है, इसके लिए हम 7वां भेद लिखेंगे, और इसका नाम क्या है बताओ, स्वर यंत्र मुखी। और स्वर यंत्र मुखी में कौन आ गया बताओ, है। कौन आ गया, है। तो ये तो 7 भेद हुए, सभी आ गए। हमने तो ऊपर कितने भेद लिखे हैं, 8। तो जो 8वां जो भेद है व्यंजनों का, उसका नाम यह है। तो बच्चों पढ़ना, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ नहीं पढ़ा जा रहा ना, तो लिख लो। ना तो इसे पढ़ना सरल है, ना इसे क्या बताओ लिखना है, तो लिख दो सैर है और लय। यानी ना तो इसे पढ़ना सरल है, ना इसे लिखना सरल है, ना ये समझ में आ रहा है तुम्हें। भाई इतना सने वर्तस्य, इसे क्या बोलेंगे, वर्तस्य। और इसमें कौन आते हैं बताओ, सै, रे और लय। लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा है, वैसे शुद्ध रूप से तो लय को ही वर्तस्य माना जाता है, क्योंकि जब हम उच्चारण करेंगे ना तो यह र लय। वर्तस्य का अर्थ होता है मसूड़ा। क्या होता है वर्तस्य का मतलब, मसूड़ा। अर्थात लय के उच्चारण में जीभ है वो दांत को नहीं, किसको छूती है, मसूड़े को। अब वैसे लय को हमने दंते में भी लिख लिया, और ये हम भी जानते हैं कि दांत और मसूड़े में कोई विशेष दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी शुद्ध रूप से अगर अपन बात करें तो जीभ किसको छूती है, मसूड़े को। इसलिए लय को क्या माना गया है, वर्तस्य। कुछ विद्वान से और रे को मानते हैं, क्योंकि रे का स्थान तो क्या है बताओ, मूर्धन्य, और से का क्या है बताओ, दंते। तो कुछ हद तक यहां भी जो वायु है वो किससे टकराती है, बताते हैं कि जिव्या है वो वर्तस्य के पास होती है। तो कुछ विद्वान से, रे और लय को भी मानते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आना है कि ये दो में हो गया, इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया। तो देखो लय दंते भी है और क्या है, वर्तस भी। तो अगर विकल्प में आपको वर्तस भी आता है और दंते भी आता है, और दोनों में से एक का चयन करना है, तो लय फिर क्या होगा, वर्तस्य होगा। और यही कंडीशन किसके साथ रहेगी, रे और शय। यानी ये दंत, यानी जो रे है वो मूर्धन्य में भी आएगा, और किस में आएगा, वर्तस्य में भी आएगा, और स है वो दंते में भी आएगा और वर्तस्य में भी आएगा। तो इस प्रकार हमने 8 भेद किए, कंठे व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंते व्यंजन, उष्टे, दंतोष्ट विशेष ध्यान रखना है, अकेला व्यंजन आता है इसमें, कौन सा बताओ, वह। और स्वर यंत्र मुखी में क्या आता है, ये भी दोनों में आता है, कंठे में भी आ सकता है और स्वर यंत्र मुखी में भी आ सकता है। लेकिन मैंने कहा था अगर स्वर यंत्र मुखी और कंठे दोनों विकल्प में हो तो फिर आपको इसे क्या है, स्वर यंत्र मुखी मानना है। क्या मानना है, स्वर यंत्र मुखी मानना है। तो ये हमारा व्यंजनों के उच्चारण स्थान हुए। अब व्यंजनों के उच्चारण स्थान इस तरह से हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब साथ में अपन थोड़ा स्वरों का उच्चारण स्थान भी देखेंगे, क्योंकि वहां तो पढ़ा था भेदों में, स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं पढ़ा। तो स्वरों के उच्चारण स्थान, तो देखो स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11। एक बार लिखेंगे, ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। तो शुरुआत जैसे हमने की थी कि कै की अपन शुरुआत करे थे, तो कै बराबर क्या होता है, कंठ। तो ये ए और आ, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा भाई, कंठ।
अया के बाद कौन आती है? ई और ई। तो कंठ के बाद वह कौन आता है? तालु। कौन आता है? तालु। तो अया का उच्चारण स्थान तो क्या हो गया? कंठ। और ई का क्या हो गया? तालु। अब नंबर आता है किसका बताओ? ऊ और ऊ का। तो इतने नहीं है कि हम उसी क्रम में चले जाएं, ठीक है। तो मैंने आपको एक स्वरों के जब भेद पढ़ाए थे तब मैंने आपको एक बताया था ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो दो भेद पढ़े थे, एक तो वृत्ताकार स्वर और एक अवृत्ताकार। और मैंने आपको बताया था कि जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो होठों की आकृति क्या हो जाती है? गोल। इसलिए ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ, ठीक है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आई री। देखो ये री हिंदी में कहीं भी आए तो इसका एक काम है रे, क्योंकि मैंने कहा ये री ऐसे भी हो सकता है। तो री का जो स्थान उच्चारण स्थान होगा वो वही होगा जो रे का। और रे का क्या था बताओ? मूर्धन्य। तो री का उच्चारण स्थान भी क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। अब हम बात करेंगे ए की। तो ए किससे मिलकर बना है? ए बनता है ए और ई से। और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का क्या है? तालु। तो ए और आई दोनों इनसे मिलकर बने तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। क्या हो जाएगा? कंठ तालु। किसका उच्चारण? ए और आई का। उसके बाद नंबर किसका आता है? ओ का। तो ओ किससे बनकर बना है? ए और ऊ से। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और ऊ का क्या होता है? ओष्ठ। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। इस तरह से आसानी से हम स्वरों का उच्चारण स्थान भी याद रख सकते हैं। बताओ अया का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कंठ के अया के बाद कौन आता है? ई। कंठ के बाद कौन आएगा? तालु, ठीक है। ऊ का क्या होता है? ओष्ठ। री का मतलब रे। रे का उच्चारण क्या होता है? मूर्धन्य। तो री का भी क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। एक किससे बनता है? ए और ई से। आई में ए और जुड़ेगा, ए जुड़ेगा तो वही रहेंगे। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। और ओ औ का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। तो ये हमने पढ़ा क्या? स्वरों के उच्चारण स्थान। वैसे स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर भेद करे थे तो हमने दो ही करे थे, वो एक अलग है और ये उच्चारण स्थान क्या है? अलग है। तो इन दोनों में क्या है? अंतर। तो ये हुआ हमारा क्या बताओ? स्वरों के क्या, सॉरी, स्वरों के क्या बताओ? उच्चारण स्थान, जो हमने व्यंजनों के साथ पढ़े हैं, ठीक है। अब ये हमने तीन भेद पढ़ लिए। अब हमारा व्यंजनों का जो अगला भेद है वो है यानी एक तो हमने पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम जो पढ़ेंगे वो जो हमारा चौथा भेद है वो है उच्चारण